हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने अपने घर में बहुत अच्छे से आराम फरमा रहे होंगे। तो मोहम्मद आरिफ आप सभी का आपके अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार एमसीक्यूज आपके सामने हाजिर हैं। तो फटाफट से सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि शानदार सी क्लास, बहुत ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है भाई। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जॉन्डिस पीलिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो जॉन्डिस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या विशेषताएं होती है, फटाफट से देखें कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, जो स्क्लेरा ऑफ आई है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन होना पीलिया कहलाता है। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा देखने को मिलता है। रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा या नन ऑफ द अबो। ठीक है सर, नन ऑफ द अबो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें, अगर बात करें जॉन्डिस की, ठीक है, तो जॉन्डिस में एक कंडीशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, कि बिलीरुबिन का लेवल आपके ब्लड में, बिलीरुबिन का लेवल क्या होना, ब्लड में नॉर्मल से बहुत ज्यादा होना, बढ़ जाना, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है भैया, यही कंडीशन जॉन्डिस कहलाती है। और बिलीरुबिन क्या होता है, एक ग्रीनिश और येलोइश कलर पिगमेंट होता है, ग्रीनिश और येलोइश कलर पिगमेंट होता है। और येलोइश कलर पिगमेंट की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्क्लेरा है, स्किन है, जो मैक्सिमम केसेस दिखती है येलो दिखती है। तो यहाँ पर रेडनेस बिल्कुल नहीं होने वाला। आप बताएं, ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन स्क्लेरा, ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस को बताता है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, कि स्क्लेरा का जो येलोइश डिस्कलरेशन है वो आपको देखने को मिलता है, इसमें वो आपको देखने को मिलता है भैया जॉन्डिस में। ठीक है, तो फर्स्ट आप आंसर बताएं कि जो जॉन्डिस है उसमें आपको स्किन का, स्क्लेरा का येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेजर साइन ऑफ जॉन्डिस इज, जॉन्डिस में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या हाइपोलिपिडीमिया, यानी कि लिपिड में कमी पाई जाती है। हाइपर प्रोटीनीमिया, क्या कि ब्लड में प्रोटीन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपोबिलिरुबिनिया, कि बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्या आपको देखने को मिलता है, तो भैया अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि सर हाइपोलिपिडीमिया नहीं, हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं, हाइपोबिलिरुबिनिया नहीं होता है। राइट आंसर आप बताएं कि राइट आंसर आपका होगा हाइपर बिलिरुबिनिया। ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा जब ब्लड में बढ़ जाता है और कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस कहलाती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सही भैया बिलिरुबिन जो है किसका प्रोडक्ट होता है, डब्ल्यूबीसी के टूटने से बनता है, आरबीसी के, प्लेटलेट्स के, या फिर फैट के ब्रेकडाउन से बनता है। बिलिरुबिन हमें पता है सर एक्सक्रीटा प्रोडक्ट है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये किसकी वजह से बनता है, बनता तो होगा, कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती होगी। तो कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जन्म होता है, तो ये फैट के ब्रेकडाउन से बिल्कुल नहीं बनता सर, प्लेटलेट के ब्रेकडाउन से नहीं है, डब्ल्यूबीसी के ब्रेकडाउन से नहीं है, ये किसके ब्रेकडाउन से बनता है, आरबीसी। ठीक है सर, आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की वजह से हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बनता है। और हीमोग्लोबिन जब होता है तो उसमें एक कंटेंट पाया जाता है हीम, और दूसरा होता है भैया ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जो बॉडी में यूज की जाती है। और हीम यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर आप बताकर देखें, यहाँ पर आपको बिलिनोजन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट आपको बिलिरुबिन देखने को मिलता है भैया। तो आप आंसर बताकर चले, बिलिरुबिन मेनली किसका, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, आरबीसी का। तो आप यहाँ पर बताकर चलें, राइट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो बिलिरुबिन है किसके, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इन फॉलोइंग विच इज अ कॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया किसे कहा जाता है या इसका कारण क्या है। देखिए, अगर हम किसको कहते हैं बिलिरुबिनीमिया, तो एक उसमें देखने को मिलता है कॉन्जुगेटेड और दूसरा देखने को मिलता है भैया अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया का मतलब क्या होता है कि लिवर क्या करता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको क्या कर देता है, कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर है तो इसका मतलब यह है कि भैया लिवर डिसऑर्डर नहीं है और किसी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो इसका मतलब क्या होगा कि लिवर में डिसऑर्डर है, लिवर में कोई ना कोई बीमारी है, परेशानी है, जिसकी वजह से लिवर क्या कर रहा है, बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड है उसको कॉन्जुगेटेड में बदल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल लगातार ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो इन फॉलोइंग विच इज अ कॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, बिल्कुल सर, अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी लिवर सारे के सारे बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है कि इम्पेयर्ड हेपेटिक इंटेक ऑफ बिलिरुबिन, कि बिलिरुबिन तक क्या नहीं पहुंच पा रहा है, किसी भी वजह से बिलिरुबिन हेपेटिक यानी कि आपके लिवर तक नहीं पहुंच पा रहा है। या फिर इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, की बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है यानी कि लिवर में डिसऑर्डर हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे आंसर सही है कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अगर लिवर तक पहुंच ही नहीं रहा है बिलिरुबिन तो भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और अगर लिवर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, आपका अपना सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। ठीक है भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज अ कॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, इनमें से हाइपरबिलिरुबिनीमिया का साइन कौन सा है, फटाफट से आंसर देकर बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया बढ़ता है। ठीक है, कि मतलब जो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन हो रहा है लिवर में बहुत आराम से, लेकिन फिर भी बिलिरुबिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित हाइपरबिलिरुबिनीमिया का कारण है, इंपेयर्ड एक्सक्रिएशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम द लिवर, कि लिवर से, लिवर क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन तो कर रहा है पर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को रिलीज नहीं कर पा रहा है। या फिर एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, की हिपेटिक जो है, एक्स्ट्रा हिपेटिक का मतलब हिपेटिक के बाहर, लिवर के बाहर, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। या फिर हिपेटोसेलुलर डिजीज यानी कि हिपेटिक डिजीज हो गई है लिवर सेल्स में, हिपेटोसाइट्स में किसी भी प्रकार की डिजीज हो गई है, हिपेटोसाइट्स क्या हो गई है, डैमेज हो रही है। तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है भैया, बिल्कुल सही है, इन सब की वजह से ऑल ऑफ द अबव आपका अपना सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इन सब की वजह से आपको देखने को मिल सकता है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। हेपेटाइटिस बी जो है इन्फेक्शन है किसका, लिवर का, बहुत सबसे ज्यादा क्रिटिकल इन्फेक्शन है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहा है। 2 से 6 वीक होगा, 6 से 24 वीक होगा, 1 से 2 दिन, या इनमें से कोई नहीं, कोई तो होगा सर, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप बताएं सर, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, 1 से 2 दिन नहीं है, 2 से 6 दिन नहीं है। राइट आंसर आपका जो होने वाला है बिल्कुल सही है भैया कि 6 से 24 वीक, 6 से 24 वीक राइट आंसर होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का। ठीक है भैया, जो कि एक ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है भैया कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस
ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, जो कि फिको ओरल रूट से फैलने वाला है। इसका उष्मायन काल यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं, कि किसी भी पॉजिटिव एजेंट का बॉडी में एंटर होना और एंटर होने से फर्स्ट साइन सिम्टम जहां तक अपीयर होते हैं उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन नहीं है, 6 से 24 दिन भी नहीं है। राइट आंसर जो होने वाला है भैया, राइट आंसर है भैया 2 से 6 वीक, 2 वीक से 6 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। किसका भैया, हेपेटाइटिस ए का, जिसका मुख्य रूट कौन सा है, फिको ओरल रूट आप बताकर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रूबिन टेस्ट, ये लो भैया, रूबिन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द पेटेंसी ऑफ, रूबिन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, रूबिन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। तो रूबिन टेस्ट का आप बताएं, क्या यूरेथ्रा को टेस्ट किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया या फिर एक्सटर्नल ईयर कैनाल, इनमें से किसकी पेटेंसी, पेटेंसी का मतलब क्या होता है कि ये कोई ल्यूमन है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, चाहे ब्लड वेसल मानो, यूरेथ्रा मानो, फेलोपियन ट्यूब, एक्सटर्नल कैनाल, कुछ भी मानो। पेटेंसी का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल पेटेंट, पेटेंट का मतलब खाली, इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। बात कर रहे हैं रूबिन टेस्ट की, तो रूबिन टेस्ट का इन्वेंशन किसने किया, तो क्लिंटन रूबिन, इसका नाम क्या है भैया, क्लिंटन रूबिन ने टेस्ट किया। अब इसमें रूबिन टेस्ट में होता क्या है, तो आप ये बताकर चलें कि रूबिन टेस्ट एक तरीके का टेस्ट है जिससे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, थ्रू द वेजाइना जो रूबिन कैन्युला होता है उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है। इंसर्ट कहां पर की जाती है, यूट्रस में, यूट्रस में क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है, CO2 गैस इंसर्ट की जाती है। अब अगर क्या है कि ये देखो, ये यहां पर हम ये मानकर चले, ठीक है, यहां से सर्विक्स के थ्रू यहां से हम क्या कर रहे हैं, CO2 गैस यहां पर भेज रहे हैं, ठीक है, CO2 गैस हम यहां पर भेज रहे हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये CO2 गैस यहां से होती हुई बाहर कहां पहुंच जाएगी, एब्डोमेन में पहुंच जाएगी। यहां से होती हुई क्या पहुंच जाएगी, एब्डोमेन में पहुंच जाएगी। और एब्डोमेन में अगर पहुंच गई, इसका मतलब क्या है कि भैया बीच में कोई रुकावट नहीं है, फेलोपियन ट्यूब एकदम क्या है भैया, एकदम क्लियर है। हमें पता कैसे चलेगा कि फेलोपियन ट्यूब से बाहर CO2 पहुंच गई है, तो पहला कंफर्म किससे किया जाता है, एक्सरे से किया जाता है। दूसरा टेस्ट क्या किया जाता है, टेस्ट नहीं किया जाता, पेशेंट खुद ही बताएगा कि उसके कंधे में दर्द होने लगेगा। क्यों दर्द होने लगेगा, क्योंकि ये जो CO2 है ऊपर की तरफ आकर जो आपकी चेस्ट है वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को कंधे में दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर पेन और एक्सरे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर शोल्डर पेन है और एक्सरे में आपको CO2 गैस दिख रही है, अपीयरेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है। और अगर क्या नहीं होता है, एक्सरे में फेलोपियन ट्यूब अगर बाहर गैस नहीं दिख रही है, इसका मतलब फेलोपियन ट्यूब क्या है भैया, चिपकी हुई है। तो इसका मतलब रूबिन टेस्ट किसकी पेटेंसी चेक करने के लिए होता है, तो फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा कपल, एक ऐसी महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में सक्षम नहीं है, उसमें फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि असाइटस का मीनिंग क्या होता है। असाइटस आपसे पूछा गया है कि असाइटस क्या होता है। क्या इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम होता है, इंक्रीज साइज ऑफ पेरिटोनियम, accumulation of fluid in peritoneal cavity abnormally, या पस फॉर्मेशन इन द लंग्स। तो आप ध्यान से देखें, पस फॉर्मेशन अगर लंग्स में है तो इससे क्या कहते हैं हम, पायोथोरैक्स कहकर चलते हैं, ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम है तो इसको पेरिटोनाइटिस कहकर चलते हैं। बात करें अगर एसाइटिस की, तो एसाइटिस का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाना। और ये नॉर्मल नहीं होता, कैसा होता है भैया, एबनॉर्मली होता है। एबनॉर्मली पेरिटोनियल कैविटी में
फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है, तो आप बताकर चलें, असाइटस कहलाता है। असाइटस जनरली कब देखने को मिलता है, तो अगर पैनक्रियाटाइटिस है, अगर किसी भी व्यक्ति को पैनक्रियाटाइटिस है तो पैनक्रियाटाइटिस में स्पेशली देखने को मिलता है, और भी जो एब्डोमिनल डिसऑर्डर हैं बेसिकली उनमें देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज अ कॉज ऑफ असाइटिस, इनमें से असाइटिस को कौन कौन कॉज करने वाले हैं? क्या पोर्टल हाइपरटेंशन है, लोवर्ड प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर है, सोडियम रिटेंशन है, या फिर आपका सरकारी ऑप्शन? देखिए, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो सर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फ्लूइड क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है, पोर्टल वेन है, वो क्या हो जाएगी, उसमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा, और फाइनली वहां पर अगर ऐसा लगातार रहता है तो उसकी वजह से असाइटस देखने को मिलता है। अगर क्या हुआ, कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर, ये देखो ये क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में क्या पाए जाते हैं भैया, तो ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र क्या करते हैं, ब्लड को मेंटेन करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, दो तरह के प्रेशर पाए जाते हैं, एक आपको लिखा हुआ है ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है, आप सभी जानते हैं कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो क्या करता है, फ्लूइड को बाहर लेकर जाता है, और ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को अंदर खींच के रखता है, ठीक है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड कहां जाएगा, बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा किससे बाहर, ब्लड वेसल से बाहर जाएगा, तो एक्यूमुलेट ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां भी तो हमने यही पढ़ा, ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम है तो वहां क्या होगा, फ्लूइड बाहर की तरफ जाकर जमा होगा, और बाहर की तरफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन को हमने पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेशन को हमने क्या कहा, एसाइटिस। तो बिल्कुल, अगर प्लाज्मा कोलॉइडल प्रेशर कम है तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। सर सोडियम रिटेंशन, बॉडी में अगर सोडियम का लेवल बढ़ गया है, सोडियम रिटेन हो गया है, तो सोडियम क्या है, सोडियम के साथ उसका एक बहुत प्यारा सा दोस्त रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर, H2O। जहां जहां सोडियम रहता है वहां वहां वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो सोडियम अगर रिटेन हो गया बॉडी में, सोडियम एक्सक्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो सोडियम तो बढ़ेगा ही, हाइपरनेट्रीमिया तो होगा ही, लेकिन हाइपरनेट्रीमिया के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपरवोलेमिया भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी असाइटस देखने को मिल सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन दिए गए उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ असाइटस, की असाइटस में क्या क्या देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बल्जिंग फ्लैंक, प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि जो पेरिटोनियल कैविटी है, कौन सी कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, पानी भर गया भैया पेट में पानी भर गया, तो जिसकी वजह से पेट में फुलाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। बल्जिंग फ्लैंक, जो फ्लैंक रीजन है, ठीक है, कमर के जो आपकी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दोनों लेटरल साइड, वर्टिब्रा के दोनों तरफ जो साइड वाला पार्ट है, पोर्शन है, ठीक है। देखो अगर पोस्टीरियरली देखें तो इस तरह से, ठीक है, ये स्टर्नम हो गई, ये आपकी रिब्स हो गई, ठीक है, रिब्स के नीचे ये बटक्स एरिया हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया, बटक्स एरिया आ गया आपका। तो ये आपके बीच में जो पार्ट बचा है, आपका बीच में जो पार्ट बचा है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, फ्लैंक रीजन। तो फ्लैंक रीजन में क्या होगा, बल्जिंग, यानी कि फ्लैंक रीजन फैला हुआ रहेगा। बिल्कुल सर, पानी अंदर भरा हुआ है तो फ्लैंक रीजन भी कैसा होगा, फैला हुआ होगा। अम्बलाइकस प्रोट्रूड, अगर अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से अम्बलाइकस भी बाहर की तरफ नजर आएगी। बिल्कुल ऑप्शन सारे के सारे सही है, यहां भी आपका अपना सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, कि ऐसी कंडीशन जिसमें बोन और मसल्स का इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन में क्या पाई जाती है, पस प्रेजेंट, पायो का मतलब प्रेम रतन धन पायो, यानी कि
इन्फेक्शन है और पस प्रेजेंट है भैया, तो अगर पस प्रेजेंट है और इन्फेक्शन किसका है, ऑस्टियो माने की बोन, माइलाइटिस माने के मसल्स, बोन और मसल्स का ऐसा इन्फ्लामेशन जहां पर पस प्रेजेंट होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, इसर्शिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, या फिर सारे के सारे इसमें आंसर सही होंगे, सारे के सारे आंसर इसमें सही होंगे। क्या वो स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है, इसर्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो आप यहां पर बता के चलें स्टेफाइलोकोकस ओरस बिल्कुल सर, ये मेनली बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया है, इसे पायोजेनिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है, पस फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसर्शिया कोलाई भी सर पस फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, और स्यूडोमोनास तो ये तो एकदम कंफर्मेटिव बैक्टीरिया है ही। तो राइट आंसर बताकर चले, यहां भी आपका ऑल ऑफ द ओबो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डाउनवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ अम्लाइकस इज द सिम्टम ऑफ, सिम्टम का मतलब नीचे की तरफ बाहर की तरफ निकली हुई अम्लाइकस नाभि इसकी वजह से होती है। क्या वो पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलती है, रीनल ट्यूमर, कोलिलिथियासिस, या फिर असाइटिस। देखो अम्लाइकस बाहर की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि कोई भी चीज बाहर की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है। देखो क्या रीनल पेप्टिक अल्सर की वजह से अम्लाइकस पे कोई भी प्रेशर देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं सर। पेप्टिक अल्सर अगर होगा तो खाना ही पेशेंट कम खाएगा, और खाना कम खाएगा तो जो आपका एब्डोमेन है वो पिचकेगा, चिपकेगा, फैलेगा नहीं भैया। ठीक है, रीनल ट्यूमर, अगर रीनल ट्यूमर है तो भैया वो फैलेगा जरूर, लेकिन वो फ्लैंक रीजन फैलेगा, कभी भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहां पर नहीं होगा। कोलिलिथियासिस में क्या हो रहा है भैया, कोलिलिथियासिस में गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी नहीं होगा। तो फाइनली आपका राइट आंसर क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था कि असाइटस, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। असाइटस ऐसी कंडीशन है जहां डाउनवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ अम्लाइकस देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ असाइटस इंक्लूड, कि असाइटस अगर है तो उसके मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें करते हैं। इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इंटेक, की वाटर और सोडियम का इंटेक बढ़ा देंगे। इंप्रूव सोडियम एक्सक्रिएशन, की सोडियम का एक्सक्रिएशन ज्यादा करवाना है। एनकरेज सोडियम रिटेंशन, की सोडियम रिटेंशन करवाना है, या फिर सारे के सारे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें किसकी, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट है, सेल के बाहर मेनली पाया जाता है। इसका अभी हमने बात किया, ये हमेशा किसको साथ रखता है, वाटर को। अगर हमने सोडियम को क्या किया, इनटेक इंक्रीज किया, या सोडियम बॉडी के अंदर पाया गया, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, ये वाटर के लेवल को बढ़ा देगा, और वाटर का लेवल तो पहले से बढ़ा हुआ है, इसीलिए सोडियम को तो भगाना ही जरूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा कि सोडियम इंक्रीज नहीं करना है, सोडियम का डिक्रीज करना है, वाटर इंटेक ज्यादा नहीं करना है। एनकरेज सोडियम रिटेंशन नहीं करवाना है, ऑल ऑफ द अबव इस बार नहीं होगा। राइट आंसर क्या है कि इंप्रूव सोडियम एक्सक्रिएशन, सोडियम एक्सक्रिएशन हमें करवाना है, ज्यादातर सोडियम को बॉडी से बाहर निकालना है ताकि वाटर का रिटेंशन कम से कम हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ असाइटिस इंक्लूड, कि सर्जिकल मैनेजमेंट किसका, असाइटिस। असाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया है, और कहां पर, पेरिटोनियम में एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का। अब उसमें हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ पेरिटोनियम, की भैया पेरिटोनियम को ही निकाल के फेंक दो। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन कहाँ जाएंगे बेचारे, उनके लिए छत का काम कर रहा है, सहारे का काम कर रहा है। या फिर डिक्रीज इंटेक ऑफ सोडियम, सर सोडियम को कम करना, ये सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, पेरिटोविनस शंट या रिमूवल ऑफ स्टमक, स्टमक को निकाल के फेंक दो। सर स्टमक क्यों निकाल के फेंके, स्टमक का बेचारे का कोई रोल ही नहीं है, स्टमक बोलेगा मुझे क्यों तोड़ा। ठीक है, तो स्टमक का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका पेरिटोविनस शंट। पेरिटोविनस शंट का मतलब क्या होगा भैया, कि जो आपकी ये लो पेरिटोनियल कैविटी, यहाँ पर आपके भैया हैं कौन से, दिल महाराज, हार्ट यहाँ पर पाया जाता है, या आपकी एसवीसी आईवीसी हुई, और यहाँ पर आपकी जुगुलर वेन। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ से एक
नल की लगानी है, ड्रेनेज लगाना है, और किसमें, वीनस, और वीनस किसके लिए आ रहा है, वेन में, ठीक है। पेरिटोनियम से एक शंट निकालना है, शंट का मतलब एक नली निकालनी है, और किसमें उसको कनेक्ट कर देना है, किसी भी वेन में उसको कनेक्ट कर देना है, ताकि जो फ्लूइड है, ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाए, हमारे ब्लड में हो, और किडनी उसको फिल्टर करके एक्सक्रिएट करके बाहर निकाल दे। और अगर उसमें कुछ काम की चीजें हो, काम की चीजें होती है सर, प्रोटीन सबसे ज्यादा उसमें, असाइटिस में जो फ्लूइड होता है सबसे ज्यादा लॉस उसमें किसका होता है, प्रोटीन का सबसे ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो पेरिटोविनस शंट वहां पर लगाया जाता है। सर सबसे कॉमन वेन कौन सी होती है, तो आप बताकर चले। सबसे कॉमन वेन यहाँ पर यूज करते हैं जुगुलर वेन। कौन सी वेन होती है, जुगुलर वेन, जो नेक में पाई जाती है। इसको भी सबसे कॉमन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर एक्सटर्नली विजुअल जितनी भी वेन्स हैं, उन वेन्स में सबसे ज्यादा लूमन वाली, सबसे ज्यादा चौड़ाई वाली जो वेन है, उस वेन का नाम कौन सा है भैया, जुगुलर वेन। सर आईवीसी एसवीसी भी तो है, उनके लिए इसको काट पीट कर, उसके लिए आपकी पसलियों को तोड़कर फिर हार्ट तक पहुंचना पड़ेगा, वो ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पेरिटोविनस शंट मूव्स द फ्लूइड, कि पेरिटोविनस शंट में फ्लूइड कहां पर मूव किया जाता है, कहां पर भेजा जाता है। फ्रॉम एब्डोमेन टू पेरिटोनियम, की एब्डोमेन से पेरिटोनियम में भेजा जाता है। कैसी बातें करते हो सर, एब्डोमेन और पेरिटोनियम तो एक ही जगह है। फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू पेरिटोनियम, कि सुपीरियर वेना केवा से पेरिटोनियम में भेजोगे, या फिर पेरिटोनियम से सुपीरियर वेना केवा में, या फिर पेरिटोनियम से पल्मोनरी वेन में, ठीक है। देखो अगर यहां पर पूछा गया है तो दो तो नहीं होंगी। अब पेरिटोनियम से कहां भेजना है, वेन में। सर एसवीसी भी क्या है, वेन है, पल्मोनरी भी क्या है, ये भी वेन है, लेकिन नालायक को ये हमेशा याद रखना, पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये कहा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और कहां लेकर जाती है, राइट साइड ऑफ द हार्ट नहीं लेकर जाती, कहां लेकर जाती है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट लेकर जाती है। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड कहां पहुंचता है, आपके शरीर में पहुंचेगा, आपके टिश्यू तक, तो वो उसको डैमेज कर सकता है। तो पेरिटोनियल वेन को कतई नहीं यूज करना। राइट आंसर क्या होगा आपका, फ्रॉम पेरिटोनियम टू सुपीरियर वेना केवा। आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो जुगुलर वेन है, लेकिन अगर वेन आपसे पूछा जाए तो आप एसवीसी भी बता सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन इंक्लूड एक्सेप्ट, कि इनएविटेबल अबॉर्शन के सारे साइन हैं एक को छोड़कर, एक को छोड़कर इनएविटेबल अबॉर्शन के क्या क्या साइन है। एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, वेजाइनल ब्लीडिंग या डायलेटेड इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनएविटेबल जो आपका अबॉर्शन है वहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है कि इंटरनल ओस सर्विक्स हमेशा डायलेटेड, वहां पर बिल्कुल डायलेटेड रहता है। सर डायलेटेड रहता है तो वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पेन इन द लोअर एब्डोमेन मिलेगा। सर एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी, एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है। ये किसमें, मिस्ड अबॉर्शन में देखने को मिलता है, जहां बच्चा अंदर मर गया, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। यहां आप बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साइन एंड सिम्टम ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन। अब आपसे पूछा जाए कंप्लीट अबॉर्शन इंक्लूड एक्सेप्ट, कि ऐसा साइन एंड सिम्टम जो कि कंप्लीट अबॉर्शन में नहीं पाया जाता है, उसका नाम क्या है। एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल ओस इज क्लोज या एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या इसका राइट आंसर होगा। सर कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब सारा का सारा मटेरियल क्या हो चुका है, जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है, ठीक है, मतलब कि जो फीटल पार्ट है वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकल गया। अब अगर बॉडी से बाहर निकल गया तो निकला किधर से, आइए देखते हैं। एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन है, या फिर सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड। क्या यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। हाँ जी भैया, तो आप यहां बताकर चलें। एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल ओस इज क्लोज, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग,
क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? हाँ भैया, तो यहाँ पर देखिए एब्सेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सेसिव नहीं होती है, एब्सेंस नहीं बोल सकते लेकिन बहुत कम ब्लीडिंग होती है। एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, क्योंकि एब्डोमिनल पेन सबसाइड हो जाता है जैसे ही कंप्लीट अबॉर्शन होगा। सर्वाइकल ओस क्लोज रहता है। राइट आंसर जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता वो एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेक्स ऑफ ह्यूमन फीटस कैन बी डिटरमाइंड एज अर्ली एज, कि फीटस एक प्रेग्नेंट महिला है उसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन जल्दी से जल्दी कब कर सकते हैं? ठीक है, देखो वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है, बिल्कुल इलीगल है कि हमें नहीं करवाना है, आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर आता है, क्योंकि इससे फीमेल फिटोसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या की लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको इलीगल माना गया। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप बताएं, क्या वो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होगा, 16 to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20, 24 या 36 to 38? क्या इसका राइट आंसर? तो सर 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, 20 आप नहीं बताए, 36 नहीं बताए, राइट आंसर क्या होगा? 16 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 16वां से 18वें वीक पर आप ये चेक कर सकते हैं कि भैया है या बहना है। ठीक है, यहां तक बताया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव, ये लो भैया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहां पर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि क्या कर सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कॉज करवा सकता है। अब कौन सा है, आइए देखते हैं। सर सेफ पीरियड मेथड, एक भैया और भाभी सेफ पीरियड में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, जो आपका ओव्यूलेशन है उससे 7 दिन पहले और उससे 7 दिन बाद, यानी कि इस पीरियड में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पीरियड है, ठीक है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देख के चलो। ठीक है, ये 14वां दिन हुआ ओव्यूलेशन, ये 7वां दिन है, ये कौन सा दिन है भैया, 21वां दिन है, ये 0, ये 28 डेज। तो अगर हम सेफ पीरियड की बात करें तो सेफ पीरियड 0 से 7 दिन और 21 से 28 दिन, ये क्या है, सेफ पीरियड। अगर इस सेफ पीरियड में क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो इसके प्रेगनेंसी के चांस बहुत मिनिमल होते हैं। तो भैया इसके तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं होगी। सर कॉन्डम की वजह से क्या होगा, कॉन्डम एक बैरियर मेथड है। कॉन्डम क्या है, एक बैरियर मेथड है। तो सर बैरियर मेथड कभी भी कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं कर सकता, और अगर साइड इफेक्ट कॉज करता है तो वेजाइनल इरिटेबिलिटी वहां पर देखने को मिल सकती है, इचिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो इसके अलावा सर माला एन क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसका भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होता है भैया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगर किसी भी प्रकार की आईयूसीडी एक महिला ने इंसर्ट करवा रखी है तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर डिलेज द माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूटेराइन कैविटी, कि ऐसे फैक्टर कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम को कहां पर, फर्टिलाइज्ड ओवम को यूटेराइन कैविटी यूट्रस में जाने से रोकते हैं। तो क्या वो पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, ट्यूबल स्टेनोसिस यानी कि ट्यूब में क्या हो गई है, ट्यूब आपस में चिपक गई है, पेरिट्यूबल एडहेशन, ट्यूब में एडहेशंस हैं यानी कि रुकावट है, तो क्या होगा? ठीक है, देखो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, बिल्कुल सर, अगर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है तो वहां पर इम्प्लांटेशन डिले हो सकता है। अगर ट्यूबल स्टेनोसिस है, ट्यूब कैसी हो चुकी है, इस तरह से ट्यूब में रुकावट देखने को मिल रही है कि ट्यूब एकदम सक्रिय हो चुकी है। ठीक है, नैरोइंग है तो वहां पर, सब नैरोइंग है तो बिल्कुल वहां पर डिले होगा। पेरिट्यूबल एडहेशन यानी कि ट्यूब आपस में क्या हो चुकी है, चिपक चुकी है। तो सर सारे के सारे ऑप्शन ये बता रहे हैं कि डिले भी हो सकता है और हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाए, यूट्राइन कैविटी तक फर्टिलाइज्ड ओवम पहुंचे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग -2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज
-2 स्टेशन पर फीटल हेड की पोजीशन क्या होगी। आप यहां बताकर चलें 0 +1 +2 +3 ऐसे चलता रहता है, ये -1 -2 -3 ऐसे चलता रहता है। सर 0 जो पोजीशन है वो क्या बताती है, स्टियल स्पाइन, ठीक है, और प्लस क्या बताता है, अबोव स्टियल स्पाइन, माइनस क्या बताता है, बिलो स्टियल स्पाइन, ठीक है। तो -2 स्टेशन क्या होगा, एट द लेवल ऑफ स्टियल स्पाइन नहीं होगा सर, अबोव स्टियल, सर गलत पढ़ा दिया हम, क्या होगा, ऊपर की तरफ माइनस होगा और नीचे की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, प्लस होगा और ऊपर की तरफ माइनस होगा। आपसे पूछा गया है -2, ठीक है, माइनस का मतलब ऊपर, तो यहां पर एट द ले बिलो भी नहीं होगा, बिहाइंड भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबव द स्टियल स्पाइन, स्टियल स्पाइन के ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, The indication for expectant management of tubal pregnancy include except, कि क्या है कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किसका है, ट्यूबल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट है, उसमें सारे होते हैं लेकिन एक नहीं होता, एक नहीं होता है। तो आप यहां पर बताकर चले क्या नहीं होता है, फॉलिंग एससीजी टाइटर, एक्टोपिक मास लेस देन मोर देन 2 इंचेस, एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग या एब्सेंस ऑफ रप्चर। मैनेजमेंट कब किस तरह से हमें करना है वो आपको बताया गया है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो अगर एससीजी टाइटर फॉल हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग है, एब्सेंस ऑफ रप्चर है, तो ये तीनों कंडीशन बिल्कुल सही यहां पर बता रही है। राइट आंसर क्या होगा, एक्टोपिक मास ग्रेटर देन 2 इंच, अगर एक्टोपिक मास 2 इंच से ज्यादा है तो हमें वहां पर मैनेजमेंट करना, ठीक है, यहां तक आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड एक्सेप्ट, अस्थानिक गर्भावस्था के लिए रूढ़िवादी उपचार। देखो अगर हम बात करें किसके बारे में, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का एक वर्ड में अगर आपसे मैं पूछूं, आपको बताऊं, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है भैया, टेम्पोररी ट्रीटमेंट। टेम्पररी ट्रीटमेंट, टेम्पररी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि उसी चीज को तोड़ मरोड़ के जुगाड़ करके तैयार कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर बाइक में लाइट टूट गई तो एक तो होता है कि सर उसको चिपका चिपकू के उसको ही चला लिया, वो ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और एक है कि भैया लाइट को निकाल के फेंक दो, दूसरी लाइट लाके लगा दो, वो परमानेंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ कंजर्वेटिव मेथड पूछा गया है कि 3 मेथड ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कट एंड रिपेयर बता रहे हैं, लेकिन एक मेथड बता रहा है जो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक। लीनियर सल्पिंजोस्टोमी, ठीक है, कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसमें लीनियर कट, सीधा कट लगाए और वहां से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव किया। लीनियर सल्पिंजोटोमी आप ओपन करके निकालना, ठीक है। सेगमेंटल रिसेक्शन की किसी एक सेगमेंट को पूरी तरह से क्या कर देना, रिमूव कर देना, या फिर क्या करना, सल्पिंजेक्टोमी। तो भैया सल्पिंजेक्टोमी का मतलब क्या हो गया कि फेलोपियन ट्यूब को पूरी तरह से निकाल के फेंक देना, और हमने पूरी तरह से निकाल के फेंकना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें करना है भैया कि रूढ़िवादी उपचार, यानी कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, टेम्पररी, ठीक है। तो सल्पिंजोस्टोमी कर सकते हैं, सल्पिंगोटोमी कर सकते हैं, रिसेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सल्पिंजेक्टोमी यानी कि निकाल कर फेंक देना फेलोपियन ट्यूब को, ये हमें नहीं करना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सल्पिंजेक्टोमी, सल्पिंजेक्टोमी से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं कि सल्पिंजेक्टोमी क्या होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब सर क्या कहलाती है, सल्पिंजाइटिस कहलाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब या एनलार्जमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एनलार्जमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब नहीं है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, सर्जिकल रिमूव ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली रिमूव कर देना, निकाल कर काट कर फेंक देना, ठीक है, क्या कहलाता है, यहां पर आप बताएं, सल्पिंजेक्टोमी कहलाता है भैया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
कि जो हाइडेटिफॉर्म मोल है ये किसकी बीमारी है, एमनियन, कोरियन, ट्रोफोब्लास्ट या अम्बिलिकल कोर्ड? किसका इन्फ्लामेशन है यानी कि किसका रोग है? क्या एमनियन का है, कोरियन का है, ट्रोफोब्लास्ट का है या अम्बिलिकल कोर्ड का है? बिल्कुल सर, अम्बिलिकल कोर्ड का तो नहीं होने वाला। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्लांट होती है, इसका भी नहीं है। एमनियन बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर आप बताकर चले कि कोरियन जो है, कोरियन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसे हम हाइडेटिफॉर्म मोल कहते हैं, जिससे का दूसरा नाम मोलार प्रेगनेंसी है। एचसीजी लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ एट विच टाइम fetal heart sound FHS fetal heart sound can be detected by the fetoscope? फीटोस्कोप से हम fetal heart sound सबसे पहले कब देख सकते हैं? fetal heart sound कब सुन सकते हैं? किससे भैया? फीटोस्कोप आपसे पूछा गया है। तो क्या 8 से 10 वीक पर, 20 से 22 वीक, 30 से 32 या 36 से 38? तो आप ये बताएं कि भैया जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी में कौन सा वीक, 20 से 22 वीक की जो प्रेगनेंसी है उस पर आप फीटोस्कोप की मदद से जो बच्चा है, भ्रूण है, उसकी धड़कन को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल थ्रू द वेजाइना इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ? क्या कहा गया है? योनि के माध्यम से, वजाइना के थ्रू, किसका? ग्रेप लाइक, अंगूर की तरह गुच्छों का क्या करना? बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंगूर की तरह गुच्छों का बाहर निकलना क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बिल्कुल सर, योनि से यानी कि वजाइना से बाहर नहीं निकलती है। फीटस पेपराइकस ऐसा नहीं होता है। एक्लेम्शिया बिल्कुल नहीं होता है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हाइडेटिफॉर्म मोल, अंगूर के गुच्छे की तरह। हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होगा? अंगूर के गुच्छे की तरह छोटे मोल बन जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी वो वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ भी नजर आते हैं। ठीक है, तो हाइडेटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट बात करें हम, साइन ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल इंक्लूड एक्सेप्ट, कि 3 चीजें ऐसी है जो आपको हाइडेटिफॉर्म मोल यानी कि मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसमें आपको कौन सी चीज है जो हाइडेटिफॉर्म मोल में देखने को नहीं मिलती है? साइज ऑफ द यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। बिल्कुल एकदम सही बात है कि अगर मोल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यूट्रस का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, क्योंकि वहां फीटस बना ही नहीं, वहां तो हाइडेटिफॉर्म मोल है, बहुत सारे छोटे छोटे मोल्स बन गए। जब फीटस है ही नहीं तो फीटल हार्ट साउंड कहां से सुनिएगा? लो एससीजी टाइटर या यूट्रस इन फर्म इलास्टिक? यूट्रस फर्म इलास्टिक होगा, लेकिन आप ध्यान दें कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल से बहुत ज्यादा अत्यधिक देखने को मिलता है, लो नहीं देखने को मिलता। मतलब ये 3 चीजें आपको हाइडेटिफॉर्म मोल मोलार प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, लेकिन एक नहीं देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग सोनोग्राफी स्नोस्टॉर्म, एक प्रेग्नेंट महिला है जो सोनोग्राफी करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास गई। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वहां स्नोस्टॉर्म, बर्फीला तूफान जैसा दिखाई दे रहा है। कहां पर? बर्फीला तूफान कहां पर? शिमला मनाली में नहीं भैया, माताजी के यूट्रस में स्नोस्टॉर्म, बर्फीला तूफान दिख रहा है। तो ये क्या बताता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर यूट्रस में होता ही नहीं है। हाइडेटिफॉर्म मोल, मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोएमनियोज? सर पॉलीहाइड्रोएमनियोज नहीं होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी में मल्टीपल फीटल पार्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। राइट आंसर भैया क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल क्या है? ये यूट्रस हुआ, तो इस तरह से छोटे छोटे अपीयरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि बर्फीला तूफान आगे की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है भैया, यहां तक आप बताकर चलिए। तो ये था आज की क्लास के बारे में। होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसी तरह से पढ़ने के लिए बने रहिए आपके अपने नर्सिंग एज परिवार के साथ। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते खिलाते रहें। धन्यवाद।